सभी लोगों को स्क्रीन शेयर होता हुआ दिख रहा है? यस सर। ठीक है। आज यस सर। आज का जो टॉपिक है वो है अ, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम। ठीक है। इसको हम लोग डीएसबी एससी के नाम से जानते हैं, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम। क्या है ये सिस्टम? ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक टाइप है। तो इसमें हमें क्या चीज़ स्टडी करनी है? अभी तक जो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को स्टडी करते आए हैं, उसमें आपने इस चीज़ को देखा है कि जब भी हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते थे, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करने के बाद आपको एक कैरियर सिग्नल मिलता था और 2 साइड बैंड मिलते थे, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, ये आपको मिलता था। लेकिन आपने इस बात को देखा जब आप पावर कंटेंट निकाल रहे थे, तब आपने इस बात को देखा कि कैरियर के ट्रांसमिट होने से बहुत सारा पावर जो है वो वेस्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन हम लोग जो कर रहे हैं, उसको करने का पर्पज़ सिर्फ़ इतना ही है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है, जिसमें इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है, उसे जब भेजा जाए और रिसीवर के पास जब वो पहुँचे तो उस ओरिजिनल सिग्नल को हम लोग रिकवर कर सकें। ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करना ही हमारा एम होता है मॉड्यूलेशन में। लेकिन जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल मिलता है उसमें कैरियर वेव भी ट्रांसमिट होती है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड भी ट्रांसमिट होते हैं। तो जो आपका इन्फॉर्मेशन है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वो तो केवल अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में ही अवेलेबल होता है। कैरियर केवल ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब कैरियर भी रिसीवर को मिल जाएगा, लेकिन उस कैरियर में कोई भी ओरिजिनल मैसेज छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रांसमिट होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने ऐसा देखा है। और जब कैरियर ट्रांसमिट होता है, तो कैरियर को ट्रांसमिट करने में एक पावर भी कंज्यूम होता है। ठीक है? हमें क्या करना है, तो अब जो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैरियर सिग्नल को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? रीज़न ये है क्योंकि कैरियर जो है वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करता और उसकी वजह से बेवजह पावर कंज़्यूम होता है। तो हम क्या करते हैं, कैरियर को हटा देते हैं या कह लीजिए कैरियर को सप्रेस कर देते हैं। और इस तरह से जब कैरियर को सप्रेस कर देते हैं तो जो मॉड्यूलेशन टेक्निक बनती है, उसी का क्या नाम है? डीएसबी-एससी। डीएसबी-एससी मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। डबल साइड बैंड का मतलब है कि एक ऐसा मॉड्यूलेशन सिस्टम जिसमें आपको अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड 2 बैंड मिलेंगे, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, इसे हम बोलेंगे डबल साइड बैंड। और सप्रेस्ड कैरियर, कैरियर को हमने सप्रेस कर दिया, कैरियर को हमने हटा दिया। इस तरह का जो सिस्टम है, इसी को बोला जाएगा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम। बेसिक डेफिनेशन समझ में आई कि क्या होता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम? बेटा आप लोग बोलते भी रहा करिए ना, जो अगर कोई बात समझ में आया करे तो बता दिया करिए, नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछ लिया करिए। सर समझ आ गया। ठीक है। तो अब देखिए बगल में कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं। इसमें क्या है कि देखिए फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। उसी को यहाँ पे सिर्फ ये समझने का प्रयास हो है कि डबल साइड बैंड में ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले ये आपका एक्सटी सिग्नल है, जो कि हमारा बेस बैंड सिग्नल होता है। इसको जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जो बेस बैंड सिग्नल है वो माइनस ओमेगा एम से प्लस ओमेगा एम की फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमें मॉड्यूलेशन तो करवाना है, तो कैरियर सिग्नल तो चाहिए ही मॉड्यूलेशन करवाने के लिए। तो हमने एक कैरियर सिग्नल लिया जिसे हम सीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉस ओमेगा सीटी, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जब इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो आपको 2 इम्पल्सेस देखने को मिलते हैं, एक आपको प्लस ओमेगा सी पर मिलता है और दूसरा आपको माइनस ओमेगा सी पर मिलता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। जब डीएसबी-एससी सिग्नल जो है हम जनरेट कर रहे होंगे, डीएसबी-एससी सिग्नल भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पार्ट है। और जब इस तरीके का हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तब आपको जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में क्या दिखेगा, वो चीज़ आप ज़रा ध्यान से देखिए। अभी तक जो नॉर्मल जो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखे थे आप लोग, उसमें देख रहे थे ओमेगा सी और प्लस माइनस ओमेगा सी पर आपको इम्पल्सेस भी मिलते थे, प्लस आपको 2 साइड बैंड भी मिलते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस ओमेगा सी पे डॉटेड डॉट डॉट लाइन दिखाई गई है। तो डॉट डॉट लाइन का क्या मतलब है कि कैरियर को सप्रेस कर दिया गया, कैरियर को हटा दिया गया। और जब कैरियर हट गया, केवल क्या बचे, केवल अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड बचे। इस तरीके का जो सिस्टम है, इसी को डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम कहा जाता है। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी। मेन इसकी डेफिनेशन अगर आपने समझ ली तो आप बाकी बात आपको समझ में आ जाती है। अच्छा, अब नीचे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इक्वेशन से समझाने का प्रयास हो रहा है कि कैसे हम लोग जो है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम को आप जनरेट कर सकते हो। तो देखिए,
डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम को समझने के लिए आप एक चीज ये देख लो, कैसे इसको जनरेट करोगे। तो इसको जनरेट करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि आप ये देखो कि डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम का इक्वेशन क्या होगा। तो इसका इक्वेशन जानने से पहले हम लोगों को अपना सबसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मॉडल जो फाइनल इक्वेशन होता था वो क्या होता था। और अगर आपको याद हो तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एस टी इक्वल टू ए कॉज ओमेगा सी टी प्लस एक्स टी कॉज ओमेगा सी टी। याद आ रहा होगा क्या कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एस टी इक्वल टू ए कॉज ओमेगा सी टी प्लस एक्स टी इक्वल एस टी इक्वल टू ए कॉज ओमेगा सी टी प्लस एक्स टी कॉज ओमेगा सी टी, जहां पर ए कॉज ओमेगा सी टी क्या बताता है कि इसमें कैरियर मौजूद है, और एक्स टी कॉज ओमेगा सी टी क्या बताता है कि ये बेसबैंड सिग्नल है और उसके करस्पॉन्डिंग अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मिलेंगे। हमें क्या करना है, अगर हम डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम का इक्वेशन देखें तो उसमें क्या पता चलेगा, उसमें ये बात पता चलेगी कि ए कॉज ओमेगा सी टी जो कैरियर वाला टर्म है उसको हमें सप्रेस कर देना है, उसको हटा देना है। तो जब हम उसको हटा देंगे तो आपका इक्वेशन बचेगा क्या, सिर्फ इतना ही इक्वेशन बचेगा, एक्स एस टी इक्वल टू एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी। और यही आपका क्या हो जाएगा, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम का इक्वेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई है। और देखिए इसको जनरेट करवाने का यहाँ पे नीचे तरीका दिखाया गया है। एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यहाँ पे दिखाया है डायग्राम में, देखिए क्या दिख रहा है, एक आपको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर दिख रहा है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में आपने क्या इनपुट दिया, आपने मैसेज सिग्नल को एंट्री कराया और एक आपने कोसाइन सिग्नल जो है वो दे दिया। कोसाइन सिग्नल मतलब कैरियर सिग्नल प्रोवाइड किया। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या करेगा, प्रोडक्ट कर देगा। प्रोडक्ट करेगा तो क्या मिल जाएगा, एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी ये क्या होता है, एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी ही हमारा डीएसबीएससी का सिग्नल होता है। अच्छा, एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी डीएसबीएससी का इक्वेशन होता है। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं इसको और अच्छे से बताऊं, या समझ गए हो तो फिर आगे बढ़ो। एनीबडी बताइए। चलिए होपफुली समझ गए हैं कि डीएसबीएससी सिग्नल जो है वो किस तरीके का सिग्नल है। तो डीएसबीएससी सिग्नल में क्या हो रहा है, केवल हम जानते हैं कि जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसमें आपको दो टर्म मिलते थे, कौन कौन से, एक टर्म आपको कैरियर वेव मिल जाता था और साथ ही साथ एक टर्म बेसबैंड सिग्नल के करस्पॉन्डिंग मिलता था जिसमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होते थे। हमें क्या करना है, अगर डीएसबीएससी का इक्वेशन निकला लिखना है तो हम कैरियर वाले पार्ट को सप्रेस कर देंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना ही बचेगा, एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी बचेगा और ए कॉस ओमेगा सी टी को हम ओरिजिनल इक्वेशन से हटा देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा डीएसबीएससी सिग्नल का, और उसको जनरेट करवाने का एक तरीका यहाँ पर दिखाया गया है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई हो तो मुझे बताइए। चलिए तो नेक्स्ट जो हमको आगे सर। हाँ क्या कह रही हैं, आ गई है ना समझ में। यस सर। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डीएसबीएससी का। देखो एक तो जनरेशन हमने देख लिया कि कैसे सिंपली जनरेट कर रहे हैं। अब इसका जो एक पॉपुलर मेथड है उसे हम लोग बैलेंस मॉड्यूलेटर मेथड के नाम से जानते हैं। एक बैलेंस मॉड्यूलेटर मेथड यूजिंग डायोड मेथड यूपीटीओ में बार बार पूछा भी गया है। इसको हमें स्टडी करना है कि क्या होता है ये बैलेंस मॉड्यूलेटर मेथड। तो आइए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। इसका डायग्राम सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके डायग्राम में क्या चीज दिखाई गई है। बैलेंस मॉड्यूलेटर का डायग्राम स्क्रीन में आपके सामने है और इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, इसमें सबसे पहले एक इधर जो है एक ट्यून्ड ट्रांसफार्मर लगाया गया है और यहाँ पर इसके इनपुट पर, इस ट्रांसफार्मर के इनपुट पर क्या दिया गया है, आपका बेस बैंड सिग्नल एक्सटी दिया हुआ है जिस सिग्नल का आपको मॉड्यूलेशन करना है। और हमें मॉड्यूलेशन किस तरह से करना है कि डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर वाला मॉड्यूलेशन परफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक ट्यून्ड जो है ट्रांसफार्मर का यूज किया है और इसका जो सेंटर टैपिंग आप देख रहे हो, एक अपर साइड दिख रहा होगा, एक लोअर साइड दिख रहा होगा। तो यहाँ पर भी आपको एक्सटी मिलता है, यहाँ पर भी एक्सटी आपको मिलता है। डायग्राम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या लगा रहे हो, यहाँ पर आपने लगा दिया एक कैरियर सिग्नल जो कि कॉज ओमेगा सी टी के करस्पॉन्डिंग होता है। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो ऊपर वाला पार्ट है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको वोल्टेज जनरेट होगा वो है V1 और जो नीचे वाला पार्ट है उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज जनरेट होगा वो है V2। आगे हमने डायोड लगाया हुआ है, तो ऊपर एक डायोड लगा है इसको हम लोग D1 बोल रहे हैं
नीचे एक डायोड लगा दिया है, इसको हम लोग D2 बोल रहे हैं। ठीक, अब देखिए डायोड लगाने के बाद आगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आएगा उसको हम V3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डायोड D2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर V3 और V4 का करस्पॉन्डिंग, मतलब कहने का मतलब है ये वाला पॉइंट और ये नीचे ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में अगर हम वोल्टेज देखें तो उसको हम लोग VI से रिप्रेजेंट करेंगे, और VI ही आपका जो है फाइनल वोल्टेज है। फाइनल आपका यहाँ पर क्या मिलने वाला है, फाइनल आपको सिग्नल यहीं पर मिलने वाला है, जो भी मिलने वाला है। और आपको इस सिग्नल में हो सकता है कई सारे टर्म्स हों, उसमें से कुछ टर्म्स को आपको हटाना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आगे आपने एक बैंड पास फिल्टर जो है उसको लगा दिया है, ताकि हमको केवल DSB-SC वाला सिग्नल ही मिल जाए। अब हम इस बात को आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे ये काम जो है परफॉर्म हो रहा होगा। डायोड जो है वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करता है, और उसका नॉन लीनियर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या होता है ये इक्वेशन, करंट के लिए इक्वेशन लिखा हुआ है कि डायोड की जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है उसके करंट का इक्वेशन जो है वो होता है I इक्वल टू A इंटू V प्लस B इंटू V स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन, इसे हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा फिर से ये चीज आ गई है, दोबारा से इसको पढ़ लीजिए। तो करंट के लिए इक्वेशन हम लोगों ने जान लिया कि नॉन लीनियर का इक्वेशन है। अब आगे हम लोग सॉल्व करते चले जाएं, बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, V1 और V2 को लिख रहे हैं। V1 और V2 हैं कहाँ पर, दोबारा से देखिए, दिस वन इज V1 एंड दिस वन इज V2। V1 और V2 का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, V1 और V2 की जो वैल्यूज होंगी उसको हम लोग लिख लेंगे। तो हमने नीचे क्या किया है, V1 और V2 की वैल्यूज को हमने लिख लिया। तो V1 की वैल्यू हो क्या जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी V1 इक्वल टू cos ओमेगा CT प्लस XT। डायग्राम के एज पर द डायग्राम, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, cos ओमेगा CT प्लस XT। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू हो जाएगी cos ओमेगा CT माइनस XT। डायोड जो D1 डायोड है, D1 डायोड के अक्रॉस जो करंट है उसके लिए नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या बनेगी, I1 इक्वल टू A इंटू V1 प्लस B इंटू V1 स्क्वायर। जो डायोड D2 लगा था डायग्राम में उसका जो नॉन लीनियर इक्वेशन होगा करंट का, उसका इक्वेशन क्या होगा, I2 इक्वल टू A इंटू V2 प्लस B इंटू V2 स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, I1 और I2 की वैल्यू, जैसे I1 यहाँ पे आपने ये I1 लिखा है, तो I1 में A इंटू V1 लिखा हुआ है, V1 की वैल्यू ऊपर दी हुई है, V1 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए I1 के लिए हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं I इक्वल टू A इंटू V, तो V की वैल्यू हमने लिख दी, V1 की वैल्यू प्लस B इंटू V1 स्क्वायर, V1 की वैल्यू दोबारा से लिख दी, इक्वेशन को ओपन कर दिया और उसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन का नाम दे दिया। इतनी बात होपफुली समझ में आ गई होगी। कोई समस्या आए तो पूछते रहा करिए बीच बीच में। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सिमिलरली, जैसे हमने I1 के लिए काम किया है वैसे ही सिमिलरली हम लोग क्या करें, उसी तरह से हम लोग I2 के लिए भी इक्वेशन लिख लें। तो I2 की इक्वेशन क्या थी, I2 की इक्वेशन थी I इंटू V2 प्लस B इंटू V2 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, A इंटू V2 की वैल्यू लिख दी प्लस B इंटू V2 स्क्वायर हो गया, दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लिया। इतनी बात फुली समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपको करना क्या है, मैंने बताया था डायोड D1 और D2 के अक्रॉस जो फाइनल वोल्टेज है, डायोड D1 के अक्रॉस था V3 और D4 के अक्रॉस था V4। अगर हम दोनों डायोड के अक्रॉस जो है फाइनल रिजल्टिंग वोल्टेज देखें तो आपको क्या मिलेगा, वो वोल्टेज आपको मिलेगा V3 माइनस V4। ठीक है, तो V3 माइनस V4 को अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा अब V3 की वैल्यू होगी क्या, V3 की वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं, देखिए V3 किसके अक्रॉस लगा हुआ है, V3 जो वोल्टेज है वो डायोड D1 के अक्रॉस दिख रहा है। D1 में फ्लो होने वाला करंट क्या है, D1 में फ्लो होने वाला करंट है I1। तो V3 की वैल्यू क्या यही हो जाएगी I1 इंटू R, और V4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V4 जो है वो डायोड D2 के अक्रॉस लगाया गया है। तो V4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायोड D2 में फ्लो होने वाला करंट जो कि I2 है इंटू R। तो V3 की वैल्यू हो गई I1 इंटू R और V4 की वैल्यू हो गई I2 इंटू R। तो फिर Vi की वैल्यू क्या हो जाएगी, V3 माइनस V4, इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा फाइनल इक्वेशन, Vi की वैल्यू आ जाएगी R ब्रैकेट के अंदर I1 माइनस I2। अब ध्यान दीजिए I1 और I2 का इक्वेशन जो है ऊपर आप लोगों ने निकाल लिया है। I1 और I2 का जो इक्वेशन है वो यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यूज को आप
पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे तो कुछ चीजें कट जाएंगी, जो चीजें कट जाएंगी उनको हटा दीजिए, जो रिजल्टिंग बचेगा उसको आप क्या करिए, उसको आप लिख लीजिए। तो हमने क्या किया है, V1 इक्वल टू R लिखा हुआ है, और I1 माइनस I2 जब हम कर रहे हैं तो I1 माइनस I2 करने के बाद क्या क्या बचा ट्वाइस A इंटू एक्सटी प्लस 4B एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी, यही तो बचा। इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे हम लोग एक्सटी को इससे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 2R, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, A इंटू एक्सटी प्लस 2B एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, ये इक्वेशन आपका आ गया। अब आप ये देख लीजिए कि इस इक्वेशन में आपको मिल क्या क्या रहा है, इस इक्वेशन में क्या क्या मिल रहा है, क्या जो डीएसबी में आपको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा था कि डीएसबी के लिए आपको चाहिए क्या, डीएसबी सिग्नल आपको मिलेगा, आप कैसे मानोगे, अगर आपको एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी मिलने लगे तो आप मान लोगे कि डीएसबी सिग्नल मिल गया। तो इस इक्वेशन में 2 टर्म मिल रहे हैं, एक तो a इंटू एक्सटी मिल रहा है और दूसरा है 2b एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी। देखिए a और b तो आपके कांस्टेंट है, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पे सेकंड टर्म आ रहा है एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी, ये वही टर्म है जो हमें डीएसबी में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक फिल्टर ऐसा लगाएंगे जो a इंटू एक्सटी वाले टर्म को कैंसिल आउट कर दे, बैंड पास फिल्टर का यूज करेंगे और a इंटू एक्सटी वाला जो टर्म है वो हट जाएगा, केवल आपको क्या मिल जाएगा, केवल आपको मिलेगा एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी वाला टर्म। वही हमने नीचे यहाँ पे लिख लिया है, V नॉट इक्वल टू, देखिए अंदर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू बी इंटू आर इंटू एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी। 4b r को क्या लिख लिया हमने, के लिख लिया, और एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी को हमने आगे लिख लिया, जो कि आपका फाइनल इक्वेशन होता है डीएसबी के लिए। चलिए बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए। कोई समस्या हो तो बताइए। तो होपफुली सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई समस्या हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, कोई समस्या नहीं है किसी को। नेक्स्ट अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबी सिग्नल। देखिए डीएसबी सिग्नल जो है उसको हमने कैसे उसको मॉड्यूलेट करते हैं, मॉड्यूलेशन का मेथड देख लिया, जनरेट करने का मेथड देख लिया। अब हम इसको, अगर हमने मॉड्यूलेशन कर लिया है, करने के बाद उसको ट्रांसमिट कर दिया, रिसीवर ने उसको कैच कर लिया, अब रिसीवर जो है कैसे ओरिजिनल सिग्नल को डिटेक्ट करेगी, अब हमको ये वाला मेथड देखना है। तो इसमें 2 मेथड होते हैं, कौन कौन से, एक मेथड होता है सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड और दूसरा मेथड होता है यूजिंग इनवेलप डिटेक्टर आफ्टर कैरियर री इंसर्शन। ठीक है, तो इसमें मेनली हम लोग को सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड जो है वो स्टडी करना है, तो आइए हम लोग उस मेथड को फटाफट स्टडी कर लेते हैं। तो सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड से आप लोग जो है डीएसबी सिग्नल को जनरेट कर रहे हो। आप क्या देख रहे हो डायग्राम में, ध्यान से देखिएगा। देखिए डायग्राम में यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है, एंटीना ने सिग्नल कैच किया, कौन सा सिग्नल कैच किया, डीएसबी सिग्नल को कैच कर लिया, यानी कि क्या कैच किया, एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी जो है वो एज अ इनपुट मिला यहाँ पे, मतलब एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी डीएसबी सिग्नल था जो मॉड्यूलेशन के बाद रिसीवर को मिल गया। हम लोग जानते हैं कि जो डिटेक्शन या जो डीमॉड्यूलेशन है वो हमेशा रिसीवर साइड पे किया जाता है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब आप रिसीवर साइड पे सिग्नल को कैच करोगे तो जो मॉड्यूलेटेड वाला सिग्नल है वो आपको मिलता है एज अ इनपुट। तो ये वो सिग्नल आपको एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी यहाँ पर मिला हुआ है। हमने इस सिग्नल को एक मल्टीप्लायर में भेजा और मल्टीप्लायर में एक दूसरा जो सिग्नल इनपुट कराया जा रहा है वो है कॉस ओमेगा सी टी, यानी कि लोकली जनरेटर कैरियर सिग्नल। एक कैरियर सिग्नल यहाँ पर भी हमें देने की जरूरत पड़ेगी। अब मल्टीप्लायर का जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे था एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी और इधर ऊपर से क्या आ रहा है, कॉस ओमेगा सी टी, यानी कि रिजल्टेंट आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा एक्सटी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी मिल जाएगा, एक्सटी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्सटी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी को ओपन कर लेंगे और इसको ओपन करने के बाद इसको एक लो पास फिल्टर से पास करा देंगे। लो पास फिल्टर से पास कराने के बाद सारे टर्म जो है वैनिश हो जाएंगे, केवल एक्सटी वाला टर्म आपका बचेगा जो कि आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को बिलोंग करता है। अब ये कैसे एक्सटी को ले रहा है, कैसे हाफ एक्सटी मिल रहा है रिजल्टेंट पे, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस आपको नीचे दिखाया गया है। देखिए जो मल्टीप्लायर का जो रिजल्टेंट था, जो मल्टीप्लायर का आउटपुट था, वो आउटपुट क्या था, वो था एक तो उसमें एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी जा रहा था और एक कॉस ओमेगा सी टी जा रहा था, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया था तो क्या आ गया था, एक्सटी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी आ गया था।
xt cos स्क्वायर ओमेगा ct को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाफ xt ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर ओमेगा ct, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हाफ xt तो वैसे ही रहा और 2 cos स्क्वायर ओमेगा ct को लिख सकते हैं 1 प्लस cos ट्वाइस ओमेगा ct, लिख सकते हैं ऐसा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ओपन कर लेंगे, तो ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा हाफ xt प्लस हाफ xt cos ट्वाइस ओमेगा ct। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देख रहे हैं जो दूसरा वाला टर्म है वो ट्वाइस ओमेगा सी के टर्म में आ रहा है, यानी कि एक बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हम एक लो पास फिल्टर जो है यहाँ पे लगा दें, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देगा और नीचे वाली को अलाउ करेगा। तो हम जब लो पास फिल्टर लगाएंगे तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बचेगा, हाफ एक्सटी बचेगा, यानी कि एक्सटी बचेगा। और एक्सटी का मतलब क्या है आपका, एक्सटी का मतलब है आपका ओरिजिनल सिग्नल आपको मिल गया। बताइए बात आपको भैया समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आ गई है सारे लोगों को ये बात? चलिए ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम। अच्छा, सभी लोग अपना जो अटेंडेंस है उसको सभी लोग जो है चैट बॉक्स में भेज दीजिए। सभी लोग अपना अटेंडेंस सबसे पहले चैट बॉक्स में भेज दीजिए। सर आप डिसेबल करके रखे हैं। मैंने अब ऑन कर दिया है, करिए, अब नहीं। क्योंकि टाइम कम है और दूसरा क्लास भी मेरा शेड्यूल है, तो जल्दी से पहले अटेंडेंस आप लोग दे दीजिए, उसके बाद हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। सभी लोगों ने अपना अटेंडेंस भेज दिया है मुझे? सभी लोगों ने अपना अटेंडेंस मुझे भेज दिया है? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, तो देखिए जो अगला टॉपिक है बड़ा टॉपिक है, तो रहने ही देते हैं क्योंकि शायद 5 मिनट ही टाइम बचा हुआ है, हो नहीं पाएगा उसमें। तो ओके सर। हाँ, तो जो है सब फिलहाल आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए, इसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, बड़ा टॉपिक है। और ये कई लोग जो है ना फेक नेम से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, इसका क्या मतलब है? कौन? फेक नेम से तो बिल्कुल भी देखिए मत, फेक नेम से बिल्कुल भी मत ज्वाइन होइए। आप ही लोगों के लिए, सबके लिए दिक्कत है। अगर आप फेक नेम से ज्वाइन करोगे तो मैं ज्यादा उसमें देखूंगा फिर ढंग से, तो फिर वो इनडायरेक्टली आप ही के लिए। मैं देखता हूँ हर दिन, तो कई बार तो मैं नहीं भी देखता हूँ, लेकिन बाद में जब अटेंडेंस वगैरह देखता हूँ तो उसमें कई ऐसे फर्जी नाम मुझे मिलते हैं। तो बिल्कुल भी ये काम मत करिए कि आप फेक नाम से बिल्कुल भी एंट्री मत करिए।
ठीक है, सभी लोगों ने होपफुली अटेंडेंस दे दिया होगा। यस सर। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग क्लास को लीव कर सकते हो। थैंक्स सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।